हेलो। मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही, या मेरी आवाज़ किसी को नहीं जा रही? सर, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। हम में से कोई बोल नहीं रहा था, इसलिए आपको हमारी आवाज़ नहीं आई। हमें आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी सर, मैं आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हम बिल्कुल सुन रहे क्लियर हैं आ आपकी रही है। आवाज आ रही है। अच्छा, तो फिर बोल के बता दे। मैंने दोबारा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट किया, मैं समझा शायद कोई इशू आ रहा है। नहीं सर, ज़बरदस्त एक्सीलेंट आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। तो ठीक है। आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, एक बुक मैंने आपको पाई है, फिलासफी ऑफ एजुकेशन, और बैच से मैं दो कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक फिलासफी ऑफ एजुकेशन, तो ये थर्ड बुक है आप हमारी उस लिहाज से। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है, जो इसका कोर्स कंटेंट है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ सारा, जो जो चीज़ें हम इसमें करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एथेनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है, उसके साथ स्पार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उसके बाद कुछ जो फिलासफर हैं हमारे पास हिस्ट्री में, जो एजुकेशनिस्ट हैं, इसमें सोक्रात, प्लेटो, एरिस्टोटल। उसके बाद पेस्टलोजी, फ्रोबल, मारिया मोंटेसोरी, जॉन डेवी, एलन परख्रास्ट, इमाम गजाली, इब्न खल्दून। ठीक है, इसके अलावा इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसके अलावा कुछ ये रैंडम टर्म्स हैं। ठीक है, कंप्रिहेंसिव स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, आईईआर का डिपार्टमेंट है ये पंजाब यूनिवर्सिटी का। फाइट, एक इसके हवाले से एक दो बनाए हुए हैं पास्ट पेपर में, तो इसलिए इसको भी साथ शामिल किया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये इसका कोर्स कंटेंट होगा, फिलासफी ऑफ एजुकेशन का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एथेंस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में आपके पास क्या कुछ नॉलेज है, पहले एथन और स्पार्टा के बारे में? नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता सर, बता दें। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने इसका कंपैरिजन किया है। ये मैं छोटे 5-10 जो ये पहले स्लाइड्स अलग बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको टेबल में अगर हम थोड़ा कंपेयर कर देंगे तो वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया है। तो ये एथन और स्पार्टा का थोड़ा सा मैंने ना इसको डिफरेंशिएट किया है, ये दोनों जो डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी ज्योग्राफी देखें, तो जो एथेंस थे, जो एथेंस था, यहाँ समुद्र के करीब था। ठीक है, और जो सन थे वो खुश्क वाले ही हैं। उस सर, लिहाज से आपकी जो वॉइस एथेंस की डिस्टॉर्शन हो मिलिट्री रही थी। है सर। सबकी तरफ नहीं जाए, एक आदमी की तरफ डिस्टर्शन है। अभी तो ठीक है सर, सर, आवाज मुझे ठीक भी है नहीं अभी। आ रही, हमें भी नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए, मैं फिर इसको ये कन्वर्ट कर लूँ थोड़ा।
टिपिकली नेवी मिलिट्री थी, जबकि स्पार्टन जो है वो आर्मी मिलिट्री थी। सर इधर तो और भी ज्यादा बेड़ा कर क्या आवाज का सर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वाला पूरे पाकिस्तान में इस तरह है जो 3G 4G ठीक हो। जी अस्सलाम वालेकुम। कंफर्म कीजिएगा दोबारा वॉइस को। जी सलाम, आवाज आ रहा है सर? मुझे नहीं लगता कि फिर आ रही है, आपकी आवाज़ भी रोक के आई है। ठीक है सर, आवाज ठीक है सर, आ रही है सर जी अब। सर, आवाज बड़ी क्लियर है सर, बड़े मजे की आवाज आ रही है अभी। पता नहीं मजे की आवाज़ तो है। मजे वाली आवाजें आ रही हैं। हाँ, क्या बात है। किसी वक्त भी चली जाती है। अब ये मैंने असल में पूरा हमें 1 ईयर हो गया जी हमारा। किसी का ये ऑन है, चलो ऑफ कर लीजिएगा। तो ये हमारा 7वां बैच है हमेशा। ये ताहिर साहब सर आपका नजर ऑन है। लगती है आपकी आवाज को सर। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अब। तो ये कंपैरिजन हम ड्रा कर रहे थे एथेंस का और स्पार्टन का। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कोई इशू हो तो फिर उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, वो आपके साथ में उसको शेयर कर दूंगा। लेकिन ज़्यादा इशू हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्लास का, फिर आप मुझे रोक दीजिएगा बेशक। अच्छा, इसका जो कंपैरिजन कर रहे थे कि एथेंस और स्पार्टा सिस्टम का, कि एथेंस जो है ये थोड़ा सी के करीब का इलाका था, जबकि उसके कंपैरेटिवली जो स्पार्टन था ये लैंड एरिया था। ठीक है, तो उस हिसाब से एथेंस की जो मिलिट्री थी वो नेवी थी, जबकि स्पार्टन की मिलिट्री जो है वो आर्मी थी। ठीक है, तो उसके आगे थर्ड जो मैंने इसका एक डिफरेंस बनाया वो है इनके जो खुदाओं का तस्वर था इनके यहाँ, लोकल गॉड जो थे इनके। तो एथेंस के 2 गॉड थे, विजडम और वार। ठीक है, जबकि सर इसके बड़ा पहले ये
सर एथन और स्पार्टन है क्या, इसके बारे में पहले ब्रीफ कर दे। एथेंस और स्पार्टन जो है ना, ये दोनों ग्रीक सिटी हैं। ठीक है, ये असल में चूंकि हम एजुकेशन की हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीक से, यूनान से, तो ये दोनों जो हैं ये यूनान की एजुकेशन के सिस्टम है। राइट सर। ठीक है, ये कोई फिलासफर वगैरह के कोई नाम है? जो नहीं, बहुत दोनों सारे नाम कदीम है। सिटीज है ना, शहर है शहर। जो देखें, एथेंस के नाम तो सारे मशहूर नाम है फिलासफर्स के। एथेंस में सुकरात है, प्लाटो है, एरिस्टोटल है। ठीक है, ये सारे के सारे इनका ताल्लुक एथेंस से ही था। अच्छा, तो इनमें जो है विजडम और वार, इनके दो गॉड थे एथेंस के, जबकि स्पार्टा का जो एक ही गॉड था वार का, जंग का खुदा था सिर्फ उनका एक। अगर हम इनके जो इनकी जो हीरोज की बात करें तो एथेंस के हीरो जो है वो पेट और फिलासफर थे इनके पास ज्यादा, जबकि स्पार्टन्स के पास, स्पार्टा का असल में सारा जो फोकस है ना शुरू से एंड तक वो जंग ही था, तो इनके पास वॉरियर्स और किसी हद तक कुछ आर्टिस्ट वगैरह भी पर्सनैलिटी थी इनकी। जो एथेंस थे इनका ऑक्यूपेशन ट्रेड था, तिजारत करते थे। ठीक है, जबकि इसके बरक्स जो स्पार्टन थे वो, उनका एग्रीकल्चर थी, फार्मिंग थी, और उनका पेशा यही था कि बाकी मुल्कों पे कब्जा करके वो उनकी ज़मीनों पे कब्जा करते थे। करेंसी जो एथेंस में करेंसी यूज़ करते थे वो कॉइन्स थी, और उसके मुकाबले में स्पार्टन जो है वो आयरन बार्स का इस्तेमाल करते थे। एथेंस का गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जहाँ पे वोट देने की वोट के जरिए गवर्नमेंट का वो सिलेक्ट करते थे। ठीक है, जबकि इसके बरक्स स्पार्टा वाले जो हैं ये ओलिगार्की थी इनकी। इसके में ये होता है कि एक जो होती है काउंसिल ऑफ एल्डर्स, बड़े लोगों की एक काउंसिल बन जाती है, जिसको आप मजलिस शुरा कह लें या पार्लियामेंट कह लें, कोई इस तरह की एक काउंसिल बनती थी, वो फैसला करती थी कि कौन जो है मुल्क कौन चलाएगा वो। तो इनमें वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था इनका। उसके बाद वोमेन, एथेंस की वोमेन जो है इनको मुकम्मल राइट हासिल नहीं थे, बल्कि जो प्लेटो है उसने भी इनकी एजुकेशन की मुखालफत की थी। तो एजुकेशन का राइट हो गया, वोट देने का हक हो गया, इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें जो है वो औरतों को उनके मुकम्मल हकूक हासिल नहीं थे। जबकि स्पार्टन सिस्टम में औरतों को जो है वो हर लिहाज से मुकम्मल हकूक हासिल थे। उसके बरक्स एथेंस के बरक्स उनको स्कूलिंग में भी हिस्सा दिया जाता था, वो ज़मीन खरीद सकती थी। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, और सिटीजनशिप भी जो है एथेंस में वो सिर्फ मर्दों को सिटीजनशिप थी, मर्द जो है वो सियासत के सिटीजन थे, औरतों को सिटीजनशिप नहीं दी गई थी। जबकि उसके बरक्स जो स्पार्टन है उसमें मर्द और औरत दोनों को सिटीजन शिप दी जाती थी। तो अब हम इनके थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एथेंस का एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, इसका जो इनका एक जो थोड़ा सा अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म में देखें ना, ये तो मैंने इनकी जो चीज़ें वो सिलेबस वगैरह वो डिस्कस किया है, लेकिन ब्रॉड अगर थोड़ा सा हम इसको ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एथन एजुकेशन सिस्टम था ये सारा फोकस करता था उनकी एजुकेशन पे, कि हमने उनको एक अच्छा शहरी बनाना है, उनको नॉलेज देना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसका फोकस इस चीज़ पे था, उनकी सोच को वसी करना है, इस तरह की चीज़ों पे इनका फोकस था। जबकि इसके बरक्स जो स्पार्टन वाले थे उनके एजुकेशन सिस्टम का फोकस था कि उन्होंने जंगजू पैदा करने हैं जो उनके लिए मजीद इलाके फतह कर सके। तो ये चीज़ हमें इनके सिलेबस में जो है वो क्लियर नज़र आती है, स्पार्टा में भी और एथेंस सिस्टम में भी। अच्छा, इसकी अगर हम स्पार्टा की बात करें तो इसमें जो उनका एजुकेशन सिस्टम था उसको हम टोटल
4 स्टेजेस जो हैं उनमें डिवाइड कर सकते हैं एथियन एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें सबसे पहली स्टेज जो है उसको कहते हैं हम एलिमेंट्री स्टेज। ठीक है, इस एलिमेंट्री स्टेज में बच्चे जो है उनको घर पे ही तालीम दी जाती थी और उनको जो बेसिक मॉरल्स हैं, ठीक है, वो सिखाए जाते थे 7 साल की एज तक। ठीक है, और ये 0 से लेकर 7 साल की एज जो है वो मैंने मेंशन की हुई है। इसमें होम एजुकेशन होती थी, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिक देखें कि बच्चे घर पे ही तालीम हासिल करते थे और उसमें उनकी मॉरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। और उसके साथ 3R का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग, अरेथमेटिक, ये चीज़ें बच्चों को जो बेसिक ABC आप कह लें या 1 2 3 या ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी, अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाए जाते थे। ठीक है, और जब बच्चे रीडिंग करने के काबिल हो जाते थे तो उसके बाद उनको रीडिंग के लिए जो है वो पोएट्री दी जाती थी ताकि वो पोएट्री बच्चे पढ़ सकें। तो रीडिंग का आगाज जो है बच्चे पोएट्री से करते थे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है जिम्नेजियम स्टेज, 7 से लेके 14 तक, रीडिंग, राइटिंग, अरेथमेटिक, मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं हम। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेज है जिम्नेजियम, हैविंग ए फिजिकली फिट। इस जिम्नेजियम जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों सिस्टम में, एथेंस के में भी और स्पार्टा में भी, क्योंकि वो एक जंगो जदल का दौर था, इनका दौर जो है, तो उसमें फिजिकली फिट होना बड़ा ज़रूरी था दोनों सिस्टम में, एथेंस सिस्टम में भी और स्पार्टन सिस्टम में भी। तो ये 7 से लेके 14 ईयर तक की जो एज थी ये उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए थी, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को जिम्नेजियम में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती थी और उनको जंग के लिए तैयार किया जाता था। और इस बात का ख्याल रखा जाता था कि वो स्टूडेंट्स जो हैं या उनके जो यंग चिल्ड्रंस जो हैं वो इस काबिल हों कि वो एक फिजिकली फिट इंसान बने और बुढ़ापे के अंदर जो उनको किसी किस्म के फिटनेस के हवाले से मसाइल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और ये तकरीबन उनकी एक जिम्नेजियम की एजुकेशन जो है ये एक तरह से लाजमी थी सबके लिए। उसके बाद है इनकी थर्ड स्टेज है सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, इसकी जो सेकेंडरी स्टेज है ओनली फॉर रिच फैमिलीज। ठीक है, इसका मतलब ये बनता है कि ये जो बाकी जो रिच फैमिली से ताल्लुक जिन बच्चों का नहीं होता था उनको कहा जाता था कि वो जो उनके पेरेंट्स का पेशा है वो ही सीखें। मतलब जो कुम्हार है वो अपने बर्तनों का काम सीखेंगे, जो लोहार हैं वो अपना काम सीखेंगे। तो उनके लिए यही था कि वो अपने जो उनके बच्चे हैं उनको अपना सिखाएं। जबकि जो रिच फैमिलीज थी उनके बच्चे जो है वो सिर्फ आगे एडमिशन ले सकते थे सेकेंडरी एजुकेशन में, और उसमें उनको नेचुरल साइंसेस जो है वो पढ़ाई जाती थी। ठीक है, नेचुरल साइंसेज में ज्योमेट्री, स्फेस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रियोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और इनकी एजुकेशन का जो है वो एक की कंपोनेंट जो था वो था रैशनलिज्म, ठीक, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। तो उस हिसाब से बच्चों को जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज इनकी है पोस्ट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, इसमें सेकेंडरी एज जो है ओनली फॉर बॉयज, इसमें सिर्फ बॉयज हिस्सा ले सकते थे, गर्ल्स जो है वो यहाँ से बाहर हो जाती थी इस एजुकेशन से तक। ठीक है, FEB ट्रेनिंग ये एक तरह से उनकी फौजी ट्रेनिंग होती थी। FEB ट्रेनिंग ये 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग जो है ये उनकी होती थी इसमें पोस्ट सेकेंडरी में। तो ये इसकी टोटल 4 स्टेजेस थी। ठीक है, इसमें हम तो ये फैब्रिक ट्रेनिंग क्या है? फैब्रिक ट्रेनिंग क्या है? जो एक तरह से ना उनकी फौजी ट्रेनिंग थी, आर्मी ट्रेनिंग थी। ठीक है, जिसमें जो लड़ाई के मुख्तलिफ उलूम थे स्टूडेंट्स को वो सिखाए जाते थे कि तलवारबाजी कैसे होती है, नेज़ा कैसे फेंकना है आपने, घुड़सवारी कैसे करनी है। तो एक तरह से वो आर्मी पर्सनल की ट्रेनिंग जो है वो इसमें उनको दी जाती थी 2 साल की। ठीक है, अगर इसमें हम वोकेशनल एजुकेशन का देखें तो वोकेशनल की ट्रेनिंग जिसमें चारों में मेंशन नहीं किया गया, तो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो उनके पेरेंट्स के जिम्मे थी। जो पुअर फैमिली थी
उनके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों को जो उनका आबाई पेशा है, आबा व अजदाद का पेशा जो है, उसमें उनको एजुकेशन दें। ठीक है, इसमें एथन सिस्टम में है कोई चीज़ आप मजीद पूछने वाली? सिंपल सा इसको मैंने डिफाइन किया है कि इनकी जो एजुकेशन है उसको टोटली 4 स्टेजेस में डेवलप किया जाता है। उसमें पहली स्टेज 0 से 7 साल की होती है, जिसमें बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते बल्कि वो घर में ही तालीम हासिल करते हैं, जिसमें उनकी मॉरल डेवलपमेंट होती है। उनको जो बुनियादी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, और जो अगर बच्चे रीडिंग करने के काबिल हो जाए तो उनको वो पोएट्री वगैरह की बुक्स जो हैं वो दी जाती थी। उसके बाद जिम्नेजियम थी सेकंड स्टेज, ठीक है, 7 से 14 तक। और इसमें उनको फिजिकल फिटनेस के हवाले से उन बच्चों को ट्रेंड किया जाता था। उसके बाद थर्ड थी सेकेंडरी स्टेज। इसमें सिर्फ जो रिच फैमिलीज थे उनके बच्चे ये एजुकेशन हासिल कर सकते थे, ठीक है। और उसमें नेचुरल साइंसेज पढ़ाई जाती थी। पोस्ट सेकेंडरी स्केल सेकेंडरी जो है, इसमें फिर उनकी एक तरह से फौजी ट्रेनिंग होती थी 2 साल की। जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, वो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो उनके पेरेंट्स की, जो पुअर फैमिलीज थी, उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चों को वोकेशनल सर ये एजुकेशन। इफेबेक ट्रेनिंग और इफेबेक आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी के फौज से मुतलका जो उनकी ट्रेनिंग थी। अच्छा, उसके बाद स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम है। जैसा कि पहले मैंने बात की है कि स्पार्टा वालों के नज़दीक जो बुनियादी चीज़ थी वो था जंगजू तैयार करना। तो इस पे इनका इतना ज़्यादा फोकस था, ये शायद पहले भी मैंने आपके साथ बात शेयर की है कि इनकी जो, जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो एक कमेटी बनाई जाती थी। वो कमेटी जो है वो हर पैदा होने वाले बच्चे को फिजिकली उसका मुआयना करती थी कि ये बच्चा बड़ा होके एक हमारा अच्छा जंगजू बन सकता है या नहीं बन सकता। तो अगर वो समझते थे कि ये बच्चे की सेहत शुरू में ही ठीक नहीं है तो ये आगे चल के तो ये हमारे काम नहीं आएगा बच्चा, तो उसको जिंदा रहने की परमिशन नहीं थी होती थी उस बच्चे को। तो मतलब एक तरह से मुकम्मल जंगजू इनका एक सिस्टम था। इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी बनी हुई है, ट्रॉय की मूवी। तो वो स्पार्टन सिटीज़ की था, ट्रॉय जो एक है सिटी के ऊपर जो मूवी बनाई गई थी, अगर किसी ने देखी हुई है तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह के जंगजू लोग होते थे। अच्छा, तो इनका जो सबसे पहली स्टेज थी वो थी एगोग। एगोग जो है, ये जहाँ पे उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे बच्चों को, उस जगह को इनका इनका नाम उन्होंने दिया हुआ था, एगोग का नाम दिया हुआ था। एक तरह से मिलिट्री एकेडमी आप इनकी ये कह लेंगे, ये थी। इसमें मिनिमम फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। तो शुरू में ये बच्चों को रीडिंग राइटिंग ये चीज़ें नहीं करवाते थे। सेंड चिल्ड्रन टू आर्मी बैरिक्स, ठीक है, ये आर्मी की उनकी एक बैरिक्स होती थी जहाँ पे बच्चों को शुरू से ही भेज दिया जाता था। वहाँ जाके वो आर्मी की ट्रेनिंग हासिल करते थे। पहले 18 साल तक उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। और 18 साल की एज में उनकी मॉक बैटल्स करवाई जाती थी। एक आजमाइशी जंगें आप कह लेंगे, वो उनकी आपस में करवाई जाती थी और चेक किया जाता था कि ये अब ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हुई है या नहीं ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद जो इनकी सेकंड स्टेज है वो है फील्ड, ठीक है। आफ्टर 18 ईयर जिमनास्टिक हंटिंग कंप्लीट आर्मी मैन, ठीक है। 18 साल की एज के बाद उनकी ये सेकंड ट्रेनिंग शुरू होती थी। इसमें उनको जिमनास्टिक हंटिंग, ठीक है, एक मतलब मुकम्मल आर्मी पर्सनल बनने के लिए उनको जो चीज़ें चाहिए होती थी वो इस सारी ट्रेनिंग में करवाई जाती थी। उसके बाद इसमें है एजुकेशन ऑफ स्पार्टन वुमेन। वुमेन एजुकेशन गेट वुमेन कैन गेट फॉर्मल एजुकेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट। वुमेन जो है वो भी ये फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर सकती थी। उसकी वजह ये है कि इनके नज़दीक जो वुमेन थी उनका किरदार उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि मेल का था। वो जो वुमेन थी उनको ये इस तरह ट्रेन करते थे कि वो मुस्तकबिल में, जो फ्यूचर में उनकी जनरेशन आनी है, तो वो अपनी जनरेशन को अच्छे जंगजू, वो माइंड जो है वो एक अच्छे जंगजू तैयार कर सके। तो उस लिहाज से औरतों की तरबियत जो है, उनको फौजी ट्रेनिंग वगैरह सारा कुछ औरतों को भी ये करवाते थे साथ साथ, ठीक है। और एट द एज ऑफ 18 वुमेन वर टॉट टू रन रेसर थ्रो जेवलियन। तो 18 साल की एज तक औरतें जो है वो भी ये सारी चीज़ें सीख चुकी होती थी,
कि अगर इसमें हम जो स्पार्टन वाले हैं उनका तो वॉरियर्स ही ज़्यादा थे, जबकि जो इसमें एथेंस वाले हैं उनमें जो सारे हमारे पास बड़े फिलासफर्स के नाम आते हैं। ठीक है, सोक्रात, प्लेटो, एरिस्टोटल। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नाम, तो वो सारे के सारे जो है वो थे एथेंस के साथ ही बिलोंग करते थे, क्योंकि उनका सारा फोकस जो है वो एजुकेशन पे था, जबकि स्पार्टन का जो फोकस था वो जंगों पे ज़्यादा फोकस था। Young girls were also taught to sing, dance, poetry, etc. और इसके अलावा द पर्पस वाज टू ट्रेन फ्यूचर मदर ऑफ देयर आर्मी पर्सनल। तो औरतों को जो एजुकेशन दी जाती थी उसका मकसद यही था कि वो आर्मी पर्सनल के लिए एक फ्यूचर मदर्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुकरात। सुकरात वाज बॉर्न इन दी 469 BC इन दी आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है मज़ाफ़ाती इलाके में पैदा हुए, एथेंस के मज़ाफ़ाती इलाके में पैदा हुए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल ही फोकस ऑन, यहाँ पे ही होना था वो लिखा गया है, ही फोकस ऑन यूनिवर्सल एजुकेशन एंड फर्मली डिफेंडेड द एकेडमिक फ्रीडम टू थिंक, क्वेश्चन एंड टीच। तो इसने यूनिवर्सल एजुकेशन का कंसेप्ट दिया था कि हर बच्चा जो है उसको पढ़ने की, सोचने की, तालीम हासिल करने की, ये हर बच्चे का एक पैदाइशी हक है और इसको तस्लीम किया जाना चाहिए, ये सुकरात ने कहा था। उसके बाद इसके साथ जो ज़्यादा एसोसिएट है सुकरात के साथ, जो कि अक्सर पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो यही है कि सुक्राटिक मेथड इसने डेवलप किया था। सुक्राटिक मेथड क्या था कि क्वेश्चन आंसर की टेक्निक के जरिए जो रियलिटी है वो एक्सप्लोर की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेटो। तो अगर हम प्लेटो की जो एजुकेशन की स्टेजेस हैं उनकी बात करें तो प्लेटो ने एजुकेशन को टोटल 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ये 6 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज जो है वो है प्री एजुकेशन, 0 से लेके 7 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्लेटो ये समझता था कि 7 साल तक के बच्चों को आपने कोई स्कूलिंग नहीं करवानी, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं देनी, और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो उसकी पहले 7 साल हैं वो बच्चों को आपने इसके अलावा प्लेटो ये समझता था कि बच्चे जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनको अलग अलग तालीम दी जाए, इकट्ठी तालीम ना दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेज उनकी एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल जो है वो था एज 8 से लेके 17 ईयर तक। ठीक है, इसमें यही है कि जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ खेलेंगे, गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलेंगी, मतलब उनका आपस में इख्तलात जो है वो कम से कम होगा। इसमें उनको बेसिक चीज़ें जो है स्किल्स वो बच्चों को सिखाई जाती थी। इसमें म्यूज़िक स्किल्स, कोर्स टॉपिक, पोएट्री, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर, तो इन सब का बेसिक नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड किया जाता था। उसके बाद थर्ड स्टेज थी मिलिट्री ट्रेनिंग की स्टेज प्लेटो के नज़दीक। तो इसमें 18 से लेके 20 ईयर की एज इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग की थी, जिसमें 2 साल उनको मुकम्मल मिलिट्री ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेज जो है ये हायर एजुकेशन स्टेज इसको प्लेटो ने कहा है, और इसकी एज जो है वो है 20 से लेके 35 ईयर तक। यहाँ स्लाइड में मेरे ख्याल में एज मेंशन नहीं की मैंने, तो ये 20 से लेके 35 साल तक ये इसकी फोर्थ स्टेज बनती है, हायर एजुकेशन स्टेज। ठीक है, इसमें उनको जो बेसिक नॉलेज दिया गया है
पिछले आपने पढ़ा है कि मैथ, लिटरेचर, पोएट्री, इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज एलिमेंट्री एजुकेशन में दिया गया है, और उसको मजीद जो एक्सपेंडेड नॉलेज होगा वो उनको हायर एजुकेशन में इन चीज़ों के बारे में दिया जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल गेट इन एडवांस नॉलेज एंड स्किल इन लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी, स्टडी ऑफ डायलैक्टिक फॉर 5 ईयर। डायलैक्टिक मेथड जो है वो 5 साल के लिए उनको पढ़ाया जाएगा। डायलैक्टिक मेथड क्या है? डायलैक्टिक मेथड जो है ये वो सोक्राटिक मेथड की फॉर्म ही है, ये सुकरात का मेथड ही है डायलैक्टिक मेथड भी। ये एक तरह से आर्गूमेंट करने का तरीकाकार है कि आपने अपने ओपोनेंट्स के साथ, मुखालिफ के साथ आर्गूमेंट किस तरह करने और किस तरह उसको दलाइल के साथ, लॉजिक के साथ आपने उसको अपनी बात पे कायल करना है। ठीक है, तो जहाँ पे स्पार्टा वालों का फोकस था ना कि उन्होंने जंगें जीतनी है लड़कर, तो ये आप उसके मुकाबले में कह लें कि ये टेबल टॉक पे इनका फोकस था कि हमने मुज़ाकरात किस तरह करने हैं। ठीक है, अपनी बात जो है लॉजिकल तरीके के साथ, लॉजिकल तरीके के साथ किस तरह हमने अपनी बात मनवानी है। ठीक है, उसके बाद इनकी जो 5th स्टेज थी वो रूलर और फिलासफर स्टेज है, 35 से लेके 50 ईयर तक। ठीक है, इसमें प्लेटो ये समझता था कि 35 से लेके 50 साल की एज में जो होते हैं इंडिविजुअल जो होते हैं वो इस काबिल हो सकते हैं कि वह रूलर की या फिलासफर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, या फिलासफर या रूलर के तौर पर अपना रोल अदा कर सकें माशरे के अंदर। ठीक है, इसमें रूलर से मुराद ये नहीं कि वो मुल्क की हुक्मरानी करे, मतलब वो किसी इंस्टीट्यूशन के सरबराह हो सकते हैं, आर्मी को कमांड कर सकते हैं, तो इस तरह की इख्तियारात जो है वो इस तरह की ड्यूटीज परफॉर्म करने की उनके अंदर सलाहियत होती है। उसके बाद इनकी फाइनल स्टेज है 50+ स्टेज। ठीक है, इसमें ये होता है कि उन्होंने जो कुछ सीखा होता है, नॉलेज अब तक हासिल किया होता है, वो उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें उन्होंने आप पूरे मुआशरे की एक वेल बीइंग के लिए काम करना होता है। ये प्लाटो की थी स्टेजेस, 6 स्टेजेस थी। उसके बाद है एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जो है ये उसका स्टूडेंट था प्लेटो का। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ 384 और डेथ जो है 322 है BC। और ये टीचर था अलेक्जेंडर का। तो ये एक कमांड भी आपने देख लेनी है कि प्लेटो था, सुकरात का स्टूडेंट प्लेटो था, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल था, और एरिस्टोटल का स्टूडेंट जो है वो अलेक्जेंडर था। ठीक है, और जो था स्कूल था उसका, एकेडमी थी प्लाटो की, उसका नाम था एकेडमिया। ठीक है, एकेडमी का लफ्ज जो है वो प्लेटो की एकेडमी से आया है। जबकि एरिस्टोटल का स्कूल जो था जहाँ पे ये अपनी एजुकेशन वगैरह फ्राहम करता था, उसका नाम था लाइसियम, LYCEUM। ये अगर यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मेन फोकस हमने पढ़ा है पहले इसकी जो रियलिज्म फिलासफी में भी एरिस्टोटल का वो था एकेडमी का नाम क्या था? अलेम्सिया? लाइसम, लाइसम अकेडमी। ये हमारे पास काफ़ी सारी अकेडमी के नाम आपने देखे होंगे लिखे होते हैं, लाइसम अकेडमी या लाइसम स्कूल सिस्टम। ठीक है, तो ये इसी से आया है अरिस्टोटल से, ये LYCEUM। अमेरिकन लाइसियम है। हाँ वही। ठीक है, तो ये इसका बुनियादी ये मतलब है अरिस्टोटल का नाम है, उसकी एकेडमी का नाम है। जबकि प्लेटो की एकेडमी का नाम एकेडमी ही था, एकेडमिया उसको ग्रीक लहजे में कह लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट रियलिटी। ठीक है, इसने उसकी इसका हम पहले डीप स्टडी कर चुके हैं फिलासफी के अंदर कि अरिस्टोटल जो है वो स्पिरिचुअल रियलिटी का कायल था, जबकि अरिस्टोटल जो है ये ऑब्जेक्ट रियलिटी का कायल है। इसने कहा कि जो चीज़ें आप, जो ये रियल वर्ल्ड है, जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यही असल चीज़ें हैं। ठीक है, सेंसेशन एज द रूट ऑफ नॉलेज। इसके नज़दीक जो नॉलेज है वो सेंसेस के थ्रू हम हासिल करते हैं। तो रियलिटी भी वही है जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू जज कर सकें, उसको परख सकें, तो वो रियलिटी है हमारी।
इसके जो करिकुलम है उसकी इसने टोटल 4 स्टेजेस दिए हैं। अच्छा, इसके एक पॉइंट पीछे रहेगा, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस और गुडनेस के। ये सारा जो एजुकेशन का सिस्टम होता है, इसने कहा था कि उसका मकसद क्या होता है कि गुडनेस हासिल करना या हैप्पीनेस हासिल करना। अच्छा, उसके अगर हम बात करें करिकुलम की एरिस्टोटल का, इसकी टोटल 4 स्टेजेस हैं करिकुलम की। सबसे पहले ये इन्फेंट स्कूलिंग। इन्फेंट जो है स्कूलिंग वाज टू कंसिस्ट ऑफ प्ले, फिजिकल एक्टिविटीज एंड अप्रोप्रिएट स्टोरीज। इसमें प्ले था, फिजिकल गेम्स थी कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, और उसके एज के हिसाब से उनको कुछ मॉरल स्टोरीज सुनाई जाती थी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद है सेकंड स्टेज, 7 से लेके 14 ईयर तक, लर्न बेसिक न्यूमेरिक एंड लिटरेसी एंड प्रॉपर मॉरल हैबिट्स टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर स्टडी, ठीक है। उनको बेसिक न्यूमेरिक और लिटरेसी सिखाई जाती थी। तो 3 आर का कंसेप्ट ही इसको भी हम कह सकते हैं कि रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, और न्यूमेरिक, अरिथमेटिक, ये चीज़ें सिखाई जाती थी, और उनको स्टडी करने की जो हैबिट है उनके अंदर वो डेवलप की जाती। तो उसके बाद इनकी थर्ड स्टेज है, एज 15 से लेके 21 तक, यूज टू स्टडी मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स। तो थर्ड स्टेज पे ये चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती थी, जो इसने करिकुलम रिकमेंड किया है एरिस्टोटल ने। उसके बाद फोर्थ स्टेज है, एट द एज ऑफ 21 स्टूडेंट वुड प्रोसीड टू मोर theoretical subjects such as physics, biology, psychology, metaphysics। metaphysics होना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये इसकी 4 सर स्टेजेस थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसका हमारा एजुकेशन से क्या रिलेशन है, या हमारे टेस्ट से क्या है, कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड। ये सारा एजुकेशन से रिलेटेड है। हिस्ट्री, हम एजुकेशन की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन का आगाज कहाँ से हुआ, ठीक है। और वो जो हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं, हम उसको ग्रीक से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीक के अंदर 2 एजुकेशन सिस्टम थे, ठीक है। कुछ जो आगे देख बुक्स जो हैं वो तो इसको उससे भी पहले ले जाती हैं, जो मिस्र का दौर था वहां से स्टार्ट करवाते हैं। लेकिन जो मैंने आज तक पेपर अटेंड किए, तो उनमें इससे पीछे नहीं जाते पेपर वाले, ठीक है। हेडमास्टर का पेपर हो, लेक्चरर एजुकेशन का पेपर हो, जब या पेडागोजी का कोई भी पेपर हो, तो पेडागोजी को पढ़ते हुए आप इनको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ना आप एरिस्टोटल को इग्नोर कर सकते हैं, ना प्लेटो को इग्नोर कर सकते हैं, ना सुकरात को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बुनियाद है एजुकेशन की, एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और बाकी ये सारी थ्योरीज है मुख्तलिफ ऑथर्स की, ये इनको तो आपने पढ़ना है, ठीक है। वक्त के साथ साथ उनमें चेंजिंग आती रही, तब्दीलियां आती रही, ठीक है। अभी तो आगे भी काफ़ी सारे हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो वुमेन का रोल इसने मेंशन किया है एरिस्टोटल ने, लिमिटेड रोल फॉर वुमेन, वुमेन वार इंटेलेक्चुअली इंफीरियर टू मैन। एरिस्टोटल ये समझता था कि औरतें जो हैं वो जो मर्द हैं उनकी निस्बत कम इंटेलेक्चुअल होती हैं। एरिस्टोटल वाज कंसर्न्ड ओनली विद मेल एजुकेशन। तो ये सारा जो स्टेजेस वगैरह हमने पढ़ी हैं एरिस्टोटल की, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें उसने सिर्फ मेल एजुकेशन पे फोकस करके कही हैं। गर्ल्स बी ट्रेन्ड फॉर हाउस होल्ड ड्यूटीज एज वाइव्स एंड मदर। इसने कहा था कि औरतों का काम जो है वो घर संभालें और घर के जो काम शाम है वो देखें। तो इसको हम आज यहाँ तक ही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वेस्टर्न हमारे पास थिंकर्स हैं, जिसमें पेस्टलोजी है, मारिया मॉन्टेसोरी है, फ्रोबल है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसको अगर हम सर थोड़ा इसके नोट्स तो शेयर। नोट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा इसके, ठीक है। तो 9 बजे मिस जो है वो उसका स्टार्ट करवाएंगी लेक्चर ईडीएस का। तो ये 5 मिनट जो है ये फिर आप ब्रेक कर लें, या इससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा है इसको डिस्कस करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं मजीद। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। अभी सिकंदर
अब सिकंदर आजम का जिक्र आया है इसमें, वो उनके शागिर्द थे सबके। हाँ तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि वो इतने बड़े फातेह कैसे बन गए जब तालीमी लिहाज से वो इस तरफ आ रहे थे, कूलिंग माइंड थे। तो ये जरा डिस्कस कर लें सर। असल में जो जंगी मुहिमात है वो तो उस दौर का एक खासा है। शुरू में सारी सबकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू ही उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्ट से ही। स्पार्टा वाले भी वही ट्रेनिंग देते हैं जैसा कि हमने एथेंस में भी पढ़ा है। प्लाटो का भी यही रोल था कि उन बच्चों को जो है वो आपने जंग के लिए 2 साल की उसने भी जंग की ट्रेनिंग की है। तो वो एक दौर ही इस तरह का था कि उसमें सारा फोकस ही जो कब्जे करने पे होता था। ओके सर। कमर साहब पूछ रहे हैं कि एरिस्टोटल दूसरा सिकंदर आजम जो है उसने इतने इलाके कैसे फतह किए जबकि वो इतने स्कॉलर्स जो हैं उनका स्टूडेंट था। और एक क्वेश्चन क्या है, मैं इधर से read कर रहा हूँ। डायलैक्टिक मेथड सोक्राटिक मेथड से डिफरेंट है। सर ये पूछना था कि जो एथेंस और स्पार्टा ये अब जोग्राफी तौर पे ये तहरीरी निसाब को फॉलो करते थे, और ये इनका जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता था, बकायदा मुतय्यन को सिलेबस होता था, कि यह उस वक्त सिर्फ स्किल बेस्ड था? ये मैंने इसको आपकी जो बात है ना इसको मैंने डीपली स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये स्किल बेस्ड सिलेबस ही था। तो सर एथेंस की इसको जो स्टेटस है वो काइंडली जरा ना एक दफा समरी के तौर पे रिपीट कीजिएगा। किसकी? एथेंस और स्पार्टा का ना जो ब्रीफली इंट्रोडक्शन है इब्तदाई, वो जरा हाँ, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। ये इंट्रोडक्शन जो मैंने शेयर किया है इसमें जी उनको सर। यही है कि जो जियोग्राफिकली आपने देखा है कि जो एथेंस की रियासत है चूंकि ये समुद्र के करीब इलाका पड़ता है जबकि उसके मुकाबले में स्पार्टन जो है ये सारा खुशकी खुशकी का इलाका है। ठीक है, तो चूंकि एथेंस वाले समुद्र के करीब रहते थे तो इनकी जो मिलिट्री फोर्स थी वो नेवी पे फोकस था इनका। और उसके बरक्स स्पार्टा वालों का फोकस जो है वो आर्मी पे था। ठीक है, एथेंस वालों के दो खुदा थे, विजडम और वार। ठीक है, जो उसके बरक्स जो स्पार्टन है उनका सिर्फ एक खुदा था, वार, जंग का खुदा था सिर्फ उनका एक। उसके बाद जो इनकी नोबल पर्सनैलिटीज थी एथेंस वालों की, वो ज्यादातर जो मशहूर आप कह सकते हैं लोग जो होते थे वो थे, उनका ताल्लुक होता था पोएट्री से या फिलासफर थे वो। जबकि इसके बरक्स स्पार्टन के जो हीरोज थे वो वॉरियर्स होते थे। ठीक है, ऑक्यूपेशन की बात करें तो एथेंस का ऑक्यूपेशन जो है ये ट्रेड था। ये मुझे एग्जैक्ट वो उनका एंगूर या इस तरह का मिलता जुलता नाम था जो उनका एक ट्रेड सेंटर था, तो तिजारत पे फोकस था इनका। उसके बरक्स स्पार्टन वालों का जो फोकस था वो था एग्रीकल्चर पे और बाकी दूसरे मुल्कों की ज़मीनों वगैरह पे कब्जा करने का। ठीक है, करेंसी इनकी एथेंस वालों की क्वाइंस थी, स्पार्टा वालों की आयरन बार्स एक करेंसी टाइप थी उनकी वो थी। गवर्नमेंट का फर्क भी मैंने बताया कि जो एथेंस थे ये डेमोक्रेटिक थे, वोट देने का हक हासिल था उनको। जबकि इसके मुकाबले में जो स्पार्टन थे वो उनकी एक यूनियन ऑफ एल्डर्स बनाई जाती थी। ठीक है, मतलब जो एल्डर थे या बुजुर्ग जो होते थे उनकी एक काउंसिल बनती थी। वो काउंसिल आगे फैसला करती थी कि हमने मुल्क का सरबराह किसको सिलेक्ट करना है। वुमेन राइट जो है वो स्पार्टन में ज्यादा थे, एथेंस में औरतों को कम हकूक दिए गए थे। ठीक है, इस तरह अगर हम गुलामों के हकूक की बात करें तो वो एथेंस में ज्यादा थे। स्पार्टा में उनको बेचा जाता था, मारा जाता था, सारा कुछ आप कर सकते थे, जबकि एथेंस में उनके लिए कुछ उन्होंने कवानीन गुलामों के हवाले से ही बनाए हुए थे। ठीक है, औरतों को ये काम इनमें इख्तियार था, स्पार्टन में ज्यादा था। सिटीजनशिप जो है एथेंस में सिर्फ मर्दों को सिटीजनशिप थी। ठीक है, जबकि स्पार्टन में मेल और फीमेल मैन वो मैन दोनों को थी। ठीक है, वो क्यों थी, वो मैंने पे उनका फोकस क्यों था स्पार्टा वालों का इतना, उसकी वजह मैंने बताया कि वो समझते थे कि जो वो मैन है जो हमारे फ्यूचर वॉरियर्स हैं इनको इन्हीं ने तैयार करना है। ठीक है, माओ ने तैयार करना है, तो इस लिहाज से वो उनको भी साथ ट्रेनिंग देते थे, माओ को भी ट्रेनिंग देते थे।
सर एथेंस तो वो मैंने को मार देते थे, मैंने ये सारा पढ़ा है। ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा बता दें क्या पढ़ा है आपने। चलो इसको हम ऑफ करते हैं, फिर इसकी डिस्कशन जो है वो उसको मजीद ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे हम, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम भी होगा। सर सर इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ना फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा था, उसमें जी जी बता। ये वो बताना चाह रहे थे कि जो फिजिकल फिटनेस पे ना ज्यादा फोकस किनका था, और मतलब वो क्या मतलब करते थे। तो वहाँ एक पूरी स्टोरी लिखी हुई थी कि जैसे छोटा सा बच्चा, उनका कोई लड़का जैसे पैदा होता था, जो एथेंस थे, वो फौरन जो है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता, कोई बड़ा सा उनके पास बैल होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे से उठवाते थे। तकरीबन वो 18 साल का हो जाता था तो वो इतना इस काबिल हो जाता था कि वो पूरा बैल उठा सकता था। मतलब उन सब का जो सारे का सारा ओवरऑल जितनी भी उनकी थी ना, वो एक अच्छा फिजिकल फिटनेस पे रखते थे। वो बार उन्हें पढ़ाई वगैरह का इतना नहीं शौक था। तो सर वहाँ ये लिखा हुआ था, जो स्पार्टियंस थे सर, ये दोनों पे बिलीव करते थे। वो ये कहते थे कि ठीक है, स्किल्स बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। सर ये फर्क था। ठीक है, इधर हमने भी यही बताया कि जो एथेन वाले थे ना, उनका जिम्नेजियम से स्टार्ट है, 7 से लेके 14 की एज तक शुरू में। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो रैशनल एजुकेशन है ना, या इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग है, वो इनकी ज़्यादा होती थी एथेन वालों की। और उसका प्रूफ ये है कि हमारे पास एथेंस के इतने लोगों के नाम हैं। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये सारे सारे एथेंस के थे। जबकि इनके मुकाबले में हमारे पास स्पार्टन वालों का इस तरह का कोई मशहूर नाम सामने नहीं आता, क्योंकि उनका फोकस जो है वो फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा था, जंगों जंगों पे ज़्यादा फोकस था उनका। मजीद जो है वो इसको आप देख लेंगे इसको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।